हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष सुमन श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज के हमारे इस वीडियो के माध्यम से बिहार बोर्ड क्लास 12 के इंग्लिश बुक रेनबो पार्ट 2 के प्रोज सेक्शन के चैप्टर 10 जिसका टाइटल है इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई, उससे रिलेटेड ऑल इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उनके आंसर पर गौर करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बिहार बोर्ड क्लास 12 के इंग्लिश बुक रेनबो पार्ट 2 के प्रोज सेक्शन के चैप्टर 10 जिसका टाइटल है इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आइज, उससे रिलेटेड ऑल इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उनके आंसर पर गौर करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें कह रहा है कि इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आइज इज एन डैश, यानी कि इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आइज एक है, क्या है? तो हम आपको बता दें कि इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आइज इज एन जर्नी रिकॉर्ड एंड ऑल्सो एसे। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि बौद्ध होगा। बौद्ध से हमारा मतलब ऑप्शन ए और बी दोनों से है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी यानी बौद्ध होगा। इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज इज एन एसे एंड ऑल्सो अ जर्नी रिकॉर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें कह रहा है कि इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आइज हैज़ बीन रिटन बाय, यानी कि इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आइज किसके द्वारा लिखा गया है? तो हम आपको बता दें कि इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आइज हैज़ बीन रिटन बाय पर्ल एस बक। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी यानी कि पर्ल एस बक होगा। इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आइज हैज़ बीन रिटन बाय पर्ल एस बक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें कह रहा है कि पर्ल एस बक वाज बॉर्न ऑन डैश एंड डाइड इन डैश, यानी पर्ल एस बक जो इस चैप्टर की ऑथर है उनका जन्म कब हुआ और उनका निधन कब हुआ? तो हम आपको बता दें कि पर्ल एस बक वाज बॉर्न ऑन 1892 एंड डाइड इन 1973। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि 1892 टू 1973 होगा। पर्ल एस बक का जन्म 1892 ईस्वी को और निधन 1973 ईस्वी को हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें कह रहा है कि पर्ल एस बक डाइड एट द एज ऑफ, यानी पर्ल एस बक का निधन कितने वर्ष की आयु में हुआ? तो हम आपको बता दें कि पर्ल एस बक डाइड एट द एज ऑफ 81। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि 81 होगा। पर्ल एस बक डाइड एट द एज ऑफ 81, यानी कि पर्ल एस बक का निधन 81 वर्ष की आयु में हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें कह रहा है कि पर्ल एस बक वाज अ डैश राइटर, यानी कि पर्ल एस बक एक राइटर थे। कहाँ के राइटर थे? तो हम आपको बता दें कि पर्ल एस बक वाज अ अमेरिकन राइटर। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि अमेरिकन होगा। पर्ल एस बक वाज अ अमेरिकन राइटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें कह रहा है कि पर्ल एस बक वाज बॉर्न इन, यानी कि पर्ल एस बक जो इस चैप्टर की ऑथर है उनका जन्म कहाँ हुआ? तो हम आपको बता दें कि पर्ल एस बक वाज बॉर्न इन अमेरिका। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी यानी कि अमेरिका होगा। पर्ल एस बक वाज बॉर्न इन अमेरिका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें कह रहा है कि पर्ल एस बक रियर्ड इन डैश बाय हर मशीनरी पेरेंट्स, यानी कि पर्ल एस बक का पालन पोषण उसके मशीनरी पेरेंट्स के द्वारा हुआ कहाँ? तो हम आपको बता दें कि क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि चाइना होगा। पर्ल एस बक रियर्ड इन चाइना बाय हर मिशनरी पेरेंट्स, यानी कि पर्ल एस बक का पालन पोषण चाइना में हुआ उसके मिशनरी पेरेंट्स के द्वारा। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि चाइना होगा। पर्ल एस बक रियर्ड इन चाइना बाय हर मिशनरी पेरेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें कह रहा है कि पर्ल एस बक टाउट इन अ डैश यूनिवर्सिटी, यानी पर्ल एस बक ने अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो हम आपको बता दें कि पर्ल एस बक टाउट इन अ चाइनीज़ यूनिवर्सिटी।
तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि चाइनीज़ होगा। पर्ल एस बक टाउट इन अ चाइनीज़ यूनिवर्सिटी, यानी पर्ल एस बक जो इस चैप्टर की ऑथर है वह उन्होंने चाइनीज़ यूनिवर्सिटी से अपनी शिक्षा की प्राप्ति की। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि चाइनीज़ होगा। पर्ल एस बक टाउट इन अ चाइनीज़ यूनिवर्सिटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें कह रहा है कि पर्ल एस बक इज़ नॉन फॉर हर ट्रेवलर्स एंड डैश, यानी कि पर्ल एस बक जानी जाती है अपनी यात्रा वृत्तांत के लिए और उसके साथ साथ किसके लिए। तो हम आपको बता दें कि पर्ल एस बक इज़ नॉन फॉर हर ट्रेवलर्स एंड मेमोर्स। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि मेमोर्स होगा। पर्ल एस बक इज़ नॉन फॉर हर ट्रेवलर्स एंड मेमोर्स, यानी कि पर्ल एस बक अपने यात्रा वृत्तांत और संस्मरण के लिए जानी जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें कह रहा है कि पर्ल एस बक वॉन द डैश फॉर लिटरेचर इन 1938, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि पर्ल एस बक 1938 ईस्वी में साहित्य के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार जीती, कौन सा प्राइज़ जीती। तो हम आपको बता दें कि पर्ल एस बक वॉन द नोबल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन 1938। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी यानी कि नोबल प्राइज़ होगा। पर्ल एस बक वॉन द नोबल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन 1938, यानी कि पर्ल एस बक 1938 ईस्वी में साहित्य के क्षेत्र में नोबल प्राइज़ जीतती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें कह रहा है कि द गॉड्स अर्थ विच हैज़ पब्लिश्ड इन 1931 ए नोवेल ऑन चाइना हैज़ बीन रिटन बाय, यानी कि द गॉड्स अर्थ जो कि एक टाइटल है जो कि 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जो कि एक उपन्यास है जिसका विषय चाइना पर आधारित है, वह किसके द्वारा लिखा गया है। तो हम आपको बता दें कि द गॉड्स अर्थ विच हैज़ पब्लिश्ड इन 1931 अ नोवेल ऑन चाइना हैज़ बीन रिटन बाय पर्ल एस बक। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी यानी कि पर्ल एस बक होगा। द गॉड्स अर्थ विच हैज़ पब्लिश्ड इन 1931 ए नोवेल ऑन चाइना हैज़ बीन रिटन बाय पर्ल एस बक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें कह रहा है कि कम माई बिलव्ड विथ इंडिया एज बैकग्राउंड हैज़ बीन रिटन बाय, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 में भी एक टाइटल दिया गया है। टाइटल है कम माई बिलव्ड, जो कि भारतीय पृष्ठभूमि से संबंधित है, वह किसके द्वारा लिखा गया है। तो हम आपको बता दें कि कम माई बिलव्ड विथ इंडिया एज बैकग्राउंड हैज़ बीन रिटन बाय पर्ल एस बक, यानी कि कम माई बिलव्ड जो टाइटल है वह भारतीय पृष्ठभूमि से संबंधित है और इसकी ऑथर जो है वो पर्ल एस बक है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी यानी कि पर्ल एस बक होगा। कम माई बिलव्ड विथ इंडिया एज बैकग्राउंड हैज़ बीन रिटन बाय पर्ल एस बक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें कह रहा है कि द प्रेजेंट पाइस इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज इज टेकन फ्रॉम, यानी कि यह जो प्रेजेंट पाइस इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई है वह किसके द्वारा लिया गया या कहाँ से लिया गया है। तो हम आपको बता दें कि द प्रेजेंट पाइस इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज इज टेकन फ्रॉम माई सेवरल वर्ल्ड्स। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि माई सेवरल वर्ल्ड्स होगा। द प्रेजेंट पाइस इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज इज टेकन फ्रॉम माई सेवरल वर्ल्ड्स, यानी कि जो प्रेजेंट पाइस है इंडिया थ्रू ट्रेवल्स आई वह माई सेवरल वर्ल्ड से लिया गया है और इसकी ऑथर जो है माई सेवरल वर्ल्ड्स की ऑथर वो पर्ल एस बक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें कह रहा है कि बक्स फैमिली डॉक्टर वाज द, यानी कि बक्स से हमारा मतलब पर्ल एस बक से है। तो पर्ल एस बक के जो फैमिली डॉक्टर थी वह कहाँ से रिलेटेड थी, यानी कि कहाँ से संबंधित थी। तो हम आपको बता दें कि बक्स फैमिली डॉक्टर वाज द इंडियन
यानी कि पर्ल एस बक की जो फैमिली डॉक्टर थी वह इंडियन थी यानी भारतीय थी। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि इंडियन होगा। बक्स फैमिली डॉक्टर वाज द इंडियन, यानी पर्ल एस बक की जो फैमिली डॉक्टर थी वह इंडियन से रिलेटेड थी यानी भारतीय थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें कह रहा है कि इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ डैश, यानी कि भारत जो है वह किसके जीवन के भाग का पृष्ठभूमि है। तो हम आपको बता दें कि इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ पर्ल एस बक्स लाइफ। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी यानी कि पर्ल एस बक्स लाइफ होगा। यानी कि इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ पर्ल एस बक्स लाइफ, यानी पर्ल एस बक्स जो इस चैप्टर की ऑथर है उनका जीवन जो है वो भारतीय पृष्ठभूमि का एक भाग है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी यानी कि पर्ल एस बक्स लाइफ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें कह रहा है कि पर्ल एस बक लर्नड अबाउट इंडिया थ्रू, यानी कि पर्ल एस बक जो इस चैप्टर की ऑथर है वह भारत के बारे में किस तरह से जानी, कि भारत के लाइफ कैसी है, भारत के लोगों की जीवन कैसी है, वहाँ का कल्चर, यहाँ का कल्चर कैसा है। तो हम आपको बता दें कि पर्ल एस बक लर्नड अबाउट इंडिया थ्रू बुद्धिज्म एंड ऑल्सो द हिस्ट्री ऑफ द लॉर्ड बुद्धा। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी यानी कि बौद्ध होगा। बौद्ध से हमारा मतलब ऑप्शन ए और बी दोनों से है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि पर्ल एस बक लर्नड अबाउट इंडिया थ्रू बुद्धिज्म एंड ऑल्सो द हिस्ट्री ऑफ द लॉर्ड बुद्धा, यानी कि पर्ल एस बक जो है वह भारतीय कल्चर, इंडियन कल्चर एंड इंडियन के बारे में बुद्धिज्म और लॉर्ड बुद्धा के इतिहास को पढ़कर सीखी। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी यानी बौद्ध होगा। बौद्ध से हमारा मतलब ऑप्शन ए और बी दोनों से है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 जिसमें कह रहा है कि द मंगोलियन फ्रॉम यूरोपियन इन्वेडेड डैश, यानी कि यूरोपीय मंगोलियन जो है वह आक्रमण करता है भारत पर, तो किसके माध्यम से। तो हम आपको बता दें कि द मंगोलियन फ्रॉम यूरोपियन इन्वेडेड काश्मीर। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी यानी कि काश्मीर होगा। द मंगोलियन फ्रॉम यूरोपियन इन्वेडेड काश्मीर, यानी कि यूरोपियन मंगोलियन जो है वह कश्मीर पर आक्रमण करता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी यानी काश्मीर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें कह रहा है कि द पीपल ऑफ डैश मस्ट बी रिकॉर्ड एज बिलोंगिंग टू द कैल्सियन रेस। तो हम आपको बता दें कि क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी यानी कि इंडिया होगा। द पीपल ऑफ इंडिया मस्ट बी रिकॉर्ड एज बिलोंगिंग टू द कैल्सियन रेस, यानी कि भारत के लोग जो हैं वो श्वेत जाति से संबंधित माने जाते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी यानी कि इंडिया होगा। द पीपल ऑफ इंडिया मस्ट बी रिकॉर्ड एज बिलोंगिंग टू द कैल्सियन रेस, यानी कि भारत के लोग जो हैं वह श्वेत जाति से संबंधित माने जाते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि इंडिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 जिसमें कह रहा है कि द फर्स्ट वोमेन प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड स्टेट वाज द डैश, यानी कि यूनाइटेड स्टेट के जनरल असेंबली की पहली महिला अध्यक्ष जो थी वह किस देश से संबंधित थी। तो हम आपको बता दें कि द फर्स्ट वोमेन प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड स्टेट वाज द इंडियन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी यानी इंडियन होगा यानी भारतीय होगा। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि द फर्स्ट वोमेन प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड स्टेट वाज द इंडियन,
यानी कि यूनाइटेड स्टेट के जनरल असेंबली की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वह एक भारतीय ही थी। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि इंडियन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें कह रहा है कि डैश विजिटेड इंडिया टू सी एंड लिसन टू टू ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि कौन जो है वह भारत की यात्रा करती है और देखती और सुनती है दो समूह के लोगों को। तो हम आपको बता दें कि पर्ल एस बक विजिटेड इंडिया टू सी एंड लिसन टू टू ग्रुप्स ऑफ पीपल, यानी कि पर्ल एस बक जो है वह भारत की यात्रा करती है और यहाँ देखती और सुनती है लोगों के दो समूह को। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी यानी कि पर्ल एस बक होगा। पर्ल एस बक विजिटेड इंडिया टू सी एंड लिसन टू टू ग्रुप्स ऑफ पीपल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि द यंग इंडियन इंटेलेक्चुअल्स वेयर डिसअपॉइंटेड विथ द डैश, यानी कि जो युवा भारत के बुद्धिजीवी जो हैं वह निराश हैं किससे। तो हम आपको बता दें कि क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि इंग्लिश होगा। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि द यंग इंडियन इंटेलेक्चुअल्स वेयर डिसअपॉइंटेड विद द इंग्लिश, यानी कि युवा भारत के जो बुद्धिजीवी हैं वह अंग्रेज़ों के साथ यानी इंग्लिश मैन के साथ उनसे निराश हैं, डिसअपॉइंटेड हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि इंग्लिश होगा। द यंग इंडिया इंटेलेक्चुअल्स वेयर डिसअपॉइंटेड विद द इंग्लिश, यानी कि युवा भारत के जो बुद्धिजीवी हैं वह अंग्रेज़ों से निराश हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि इंग्लिश होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 जिसमें कह रहा है कि द इंटेलेक्चुअल्स इन इंडिया वेयर रेस्टलेस एंड डैश, यानी कि भारत में यहाँ के बुद्धिजीवी जो हैं वह बेचैन हैं और उसके साथ साथ क्या हैं। तो हम आपको बता दें कि द इंटेलेक्चुअल्स इन इंडिया वेयर रेस्टलेस एंड एम्बिटर्ड, यानी कि भारत में जो यहाँ बुद्धिजीवी हैं वह बेचैन हैं और उसके साथ साथ वह चिड़चिड़े हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि एम्बिटर्ड होगा। द इंटेलेक्चुअल्स इन इंडिया वेयर रेस्टलेस एंड एम्बिटर्ड, यानी कि भारत में बुद्धिजीवी जो है वह बेचैन और चिड़चिड़े हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि एम्बिटर्ड होगा। द इंटेलेक्चुअल्स इन इंडिया वेयर रेस्टलेस एंड एम्बिटर्ड विथ इंग्लिश, यानी कि अंग्रेज़ों के साथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 जिसमें कह रहा है कि गांधीज होल्ड वाज अपॉन, यानी कि गांधी जी की पकड़ थी किन पर। तो हम आपको बता दें कि गांधी जी की पकड़ इंटेलेक्चुअल्स यानी कि बुद्धिजीवियों पर भी थी और पेजेंट्स यानी किसानों पर भी थी। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी यानी बौद्ध होगा। जब हम बौद्ध की बात करते हैं तो बौद्ध से हमारा मतलब ऑप्शन ए और बी दोनों से है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि गांधीज होल्ड वाज अपॉन इंटेलेक्चुअल्स एंड ऑल्सो पेजेंट्स, यानी कि गांधी जी की पकड़ बुद्धिजीवियों और किसानों दोनों पर थी। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी यानी कि बौद्ध होगा। बौद्ध से हमारा मतलब ऑप्शन ए एंड बी दोनों से है। गांधीजीज होल्ड वाज अपॉन इंटेलेक्चुअल्स एंड ऑल्सो पेजेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 जिसमें कह रहा है कि इंडिया हैज़ टाउट डैश अलेशन, यानी कि भारत ने किस पाठ का अध्ययन कराया है। तो हम आपको बता दें कि इंडिया हैज़ टाउट ह्यूमैनिटी अलेशन, यानी कि भारत ने पूरी दुनिया को मानवता का पाठ पढ़ाया है, ह्यूमैनिटी का पाठ पढ़ाया है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि
कि क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि ह्यूमैनिटी होगा। इंडिया हैज़ टाउट ह्यूमैनिटी अलेशन, यानी कि भारत ने पूरे विश्व को मानवता का पाठ पढ़ाया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 जिसमें कह रहा है कि इंडियन पीजेंट्स आर पुअरर देन देयर डैश काउंटर पार्ट्स, यानी कि भारत के जो किसान होते हैं यानी भारतीय किसान जो हैं वह गरीब हैं किससे, तो हम आपको बता दें कि इंडियन इंडियन पीजेंट्स आर पुअरर देन देयर चाइनीज़ काउंटर पार्ट्स, यानी कि अगर हम भारतीय किसान की तुलना चाइनीज़ यानी कि चीन के किसान से करें तो भारतीय किसान जो है वह चीन के किसान से गरीब है, पुअर है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी यानी चाइनीज़ होगा। इंडियन पीजेंट्स आर पुअरर देन देयर चाइनीज़ काउंटर पार्ट्स, यानी कि जब हम भारत और चीन के किसानों में तुलना करते हैं तो भारत के जो किसान हैं, भारत के जो पीजेंट्स हैं, वह चीन के किसान की तुलना में गरीब है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी यानी चाइनीज़ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 जिसमें कह रहा है कि इंडियंस अंडर द ब्रिटिश रूल हैड अ लाइफ स्पैन ऑफ जस्ट, यानी कि भारतीय जो हैं वह अंग्रेजी शासन के अधीन अपना जीवन व्यतीत बस कितने वर्ष किए, तो हम आपको बता दें कि अकॉर्डिंग टू चैप्टर इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज, इंडियंस अंडर द ब्रिटिश रूल हैड अ लाइफ स्पैन ऑफ जस्ट 27 ईयर्स। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी यानी कि 27 ईयर्स होगा। अकॉर्डिंग टू चैप्टर इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज, यानी कि इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज चैप्टर के अनुसार भारतीय लोग जो हैं वह अंग्रेजी शासन के अंतर्गत या अंग्रेजी शासन के अधीन मात्र 27 वर्ष तक थे। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी यानी कि 27 ईयर्स होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 जिसमें कह रहा है कि डैश हैज प्रेज्ड इंडियन पीपल एंड देयर लाइफ, यानी कि किन्होंने भारतीय लोगों और उनके जीवन को की प्रशंसा की है। तो हम आपको बता दें कि पर्ल एस बक हैज़ प्रेज्ड इंडियन पीपल एंड देयर लाइफ, यानी कि पर्ल एस बक ने भारतीय लोगों और उनके जीवन की प्रशंसा की है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी यानी पर्ल एस बक होगा। पर्ल एस बक हैज़ प्रेज्ड इंडियन पीपल एंड देयर लाइफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 जिसमें कह रहा है कि द लैंड बिटवीन बॉम्बे एंड डैश फेमिस्ड, यानी कि बॉम्बे और किस की बीच की भूमि जो है वह भूखी है। तो हम आपको बता दें कि अकॉर्डिंग टू पर्ल एस बक द लैंड बिटवीन बॉम्बे एंड मद्रास फेमिस्ड, यानी कि पर्ल एस बक के अनुसार बॉम्बे और मद्रास के बीच की जो भूमि है वह भूखी है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी यानी कि मद्रास होगा। द लैंड बिटवीन बॉम्बे एंड मद्रास फेमिस्ड, यानी कि पर्ल एस बक के अनुसार भारत में बॉम्बे और मद्रास के बीच की जो भूमि है वह फेमिस्ड है यानी कि भूखी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 जिसमें कह रहा है कि फॉर ऑल द इल्स ऑफ इंडिया द राइटर ब्लेम्स, यानी कि जितनी भी बुराइयां हैं भारत में, जितनी भी बुराइयां हैं या भारत की जितनी भी बुराइयां हैं उसका ब्लेम जो है वह लेखिका किस पर थोपती है। तो हम आपको बता दें कि फॉर ऑल द इल्स ऑफ इंडिया द राइटर ब्लेम्स द इंग्लिश रूल। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी यानी कि द इंग्लिश रूल होगा। फॉर ऑल द इल्स ऑफ इंडिया द राइटर ब्लेम्स द इंग्लिश रूल,
यानी कि भारत की जितनी भी बुराइयां हैं उन सभी का ब्लेम जो है वो लेखिका इंग्लिश रूल यानी अंग्रेजी शासन पर थोपती है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि द इंग्लिश रूल होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 जिसमें कह रहा है कि द राइटर विजिटिंग एन इंडियन फैमिली फेल्ट, यानी कि पर्ल एस बक जो है वह भारतीय परिवार की यात्रा करती है, यानी भारतीय परिवार इंडियन फैमिली से मिलती है तो कैसा महसूस करते हैं। तो हम आपको बता दें कि द राइटर यानी पर्ल एस बक विजिटिंग एन इंडियन फैमिली फेल्ट हैप्पीनेस, यानी कि जब पर्ल एस बक भारतीय परिवार से मिलती है यानी भारत में आती है और भारतीय परिवार से मिलती है तो बहुत खुशी महसूस करती है, हैप्पीनेस फील करती है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि हैप्पीनेस होगा। द राइटर विजिटिंग एन इंडियन फैमिली फेल्ट हैप्पीनेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 जिसमें कह रहा है कि ऑथर सेज दैट आई वॉज कॉल्ड टू किल अ डेंजरस डैश, यानी कि ऑथर कहती है, यानी ऑथर से हमारा मतलब पर्ल एस बक से है, तो पर्ल एस बक कहती है कि आई वॉज कॉल्ड टू किल अ डेंजरस डैश, यानी कि मैं बुलाई जाती है, मुझे बुलाया जाता है एक खतरनाक जीव को मारने के लिए। तो वो खतरनाक जीव क्या होता है वो पूछ रहा है। तो हम आपको बता दें कि ऑथर सेड दैट आई वॉज कॉल्ड टू किल अ डेंजरस स्नैक। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि स्नैक होगा। ऑथर सेज दैट आई वॉज कॉल्ड टू किल अ डेंजरस स्नैक, यानी कि पर्ल एस बक कहती है कि मुझे एक खतरनाक सांप को मारने के लिए बुलाया गया है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि स्नैक होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 जिसमें कह रहा है कि फ्रॉम बॉयहुड द इंडियन डैश आर टाउट दैट द राइट हैंड इज फॉर क्लीन सर्विसेज, यानी कि भारतीय लोगों को या भारतीय बच्चों को शुरू में ही बता दिया जाता है कि दाहिना हाथ जो होता है वह अच्छे काम के लिए यूज़ किया जाता है दाहिने हाथ का, और दाहिने हाथ से हमेशा पवित्र काम करें, क्लीन सर्विसेज करें। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 31 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी यानी कि चिल्ड्रेन होगा। फ्रॉम बॉयहुड द इंडियन चिल्ड्रेन आर टाउट दैट द राइट हैंड इज़ फॉर क्लीन सर्विसेज, यानी कि भारतीय बच्चों को शुरू में ही बता दिया जाता है, यानी बचपन में ही बता दिया जाता है कि दाहिना हाथ जो है वह स्वच्छ काम करने के लिए है, यानी कि अच्छे काम करने के लिए है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 31 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी यानी कि चिल्ड्रेन होगा। फ्रॉम बॉयहुड द इंडियन चिल्ड्रेन आर टाउट दैट द राइट हैंड इज़ फॉर क्लीन सर्विसेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 जिसमें कह रहा है कि द फूड इन इंडियन विलेजेस वाज सर्व्ड ऑन डैश लिप्स, यानी कि भारतीय गांवों में खाना जो है वह परोसा जाता है किसके पत्ते में। तो हम आपको बता दें कि द फूड इन इंडियन विलेजेस वाज सर्व्ड ऑन बनाना लिप्स, यानी कि भारतीय गांवों में खाना जो है वो परोसा जाता था केला के पत्ते पे। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि बनाना होगा। द फूड इन इंडियन विलेजेस वाज सर्व्ड ऑन बनाना लिप्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 जिसमें कहता है रिलीजियन इज़ एवर प्रेजेंट इन डैश लाइफ, यानी कि धर्म जो है वह हर जगह उपस्थित है किसके जीवन में। तो हम आपको बता दें कि रिलीजन इज़ एवर प्रेजेंट इन इंडियन लाइफ, यानी कि भारतीय लोगों के जीवन में धर्म जो है वो हर जगह बसता है,
हर जगह उपस्थित है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 33 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि इंडियन है। भारत को धर्म प्रधान देश भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 33 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि इंडियन होगा। रिलीजन इज एवर प्रेजेंट इन इंडियन लाइफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 जिसमें कह रहा है कि अ क्रिश्चियन मिशनरी बिलीव्स दैट गॉड इज द वन। यानी कि एक क्रिश्चियन मिशनरी का अर्थ होता है ईसाई धर्म के प्रचारक। तो एक ईसाई धर्म के प्रचारक का मान्यता है कि विश्वास है कि गॉड इज़ द वन यानी कि भगवान एक है। तो क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि यह जो सेंटेंस है अ क्रिश्चियन मिशनरी बिलीव्स दैट गॉड इज़ द वन, यह सेंटेंस ट्रू है या नॉट ट्रू है या कैन नॉट बी सेड है। यानी कि क्रिश्चियन मिशनरी यानी कि ईसाई धर्म के प्रचारक मानते हैं कि भगवान एक है। यह सही है या सही नहीं है या इसके विषय में नहीं कहा जा सकता है कुछ या नन ऑफ दिस। तो हम आपको बता दें कि अ क्रिश्चियन मिशनरी बिलीव्स दैट गॉड इज़ द वन, इट इज़ ट्रू। यानी कि यह सच है कि क्रिश्चियन मिशनरी इस बात को मानते हैं कि भगवान जो है वह एक हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 34 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि ट्रू होगा। अ क्रिश्चियन मिशनरी बिलीव्स दैट गॉड इज द वन, इट इज ट्रू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 35 की ओर, जो इस वीडियो और इस लेसन का लास्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 जिसमें कह रहा है कि डैश एडवाइज्ड द इंडियंस नॉट टू ब्लेम द ब्रिटिशर्स फॉर एवरीथिंग। यानी कि कौन जो है वह भारतीय लोगों को सलाह देती है कि हर चीज़ के लिए अंग्रेज़ों को जिम्मेदार न ठहराएं, अंग्रेज़ों पर ब्लेम न थोपें। तो हम आपको बता दें कि पर्ल एस बक एडवाइज्ड द इंडियंस नॉट टू ब्लेम द ब्रिटिशर्स फॉर एवरीथिंग। यानी कि पर्ल एस बक जो इस चैप्टर की ऑथर है वह भारतीय लोगों को सलाह देती है कि प्रत्येक चीज़ के लिए हम यानी कि हम इंडियन अंग्रेज़ों को ही ब्लेम ना करें। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 35 जो इस वीडियो और इस लेसन का लास्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी यानी कि पर्ल एस बक होगा। पर्ल एस बक एडवाइज्ड द इंडियंस नॉट टू ब्लेम द ब्रिटिशर्स फॉर एवरीथिंग। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 35 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी यानी कि पर्ल एस बक होगा। पर्ल एस बक एडवाइज्ड द इंडियंस नॉट टू ब्लेम द ब्रिटिशर्स फॉर एवरीथिंग। अब नेक्स्ट, तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 35 जो इस वीडियो और इस लेसन का लास्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी यानी पर्ल एस बक होगा। तो क्वेश्चन नंबर 35 की समाप्ति के साथ साथ हम बिहार बोर्ड क्लास 12 के इंग्लिश बुक रेनबो पार्ट 2 के प्रो सेक्शन के चैप्टर 10 जिसका टाइटल था इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आइज उससे रिलेटेड ऑल इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उनके आंसर पर गौर कर चुके हैं। अब अगले वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 12 के इंग्लिश बुक रेनबो पार्ट 2 के प्रो सेक्शन के लास्ट चैप्टर जिसका टाइटल है अ मैरिज प्रपोजल उससे रिलेटेड ऑल इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उनके आंसर पर गौर करेंगे। तो चलिए, धन्यवाद।